नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप आप सभी का संस क्लासेस पर ढेर सारा स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है सरल परपथ के अंतर्गत सेल के वैद्युत वाहक बल, टर्मिनल विभवांतर तथा आंतरिक प्रतिरोध में संबंध। यह जो क्वेश्चन है आपका, यह जो संबंध है मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको याद करके जाना, आपको बोर्ड एग्जाम में दिख सकता है, ठीक ना। तो पढ़ के जाना। क्या है डेरिवेशन आपका कि सेल के, और बहुत छोटा सा भी, एकदम छोटा सा है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेल के वैद्युत वाहक बल, टर्मिनल विभवांतर तथा आंतरिक प्रतिरोध में संबंध। यहाँ पर तीन चीज़ें दिख रही हैं। कौन कौन सी? एक तो कौन सा है, वैद्युत वाहक बल है, और क्या है, टर्मिनल विभवांतर है, और फिर क्या है आपका आंतरिक प्रतिरोध है। और जो ये वैद्युत वाहक बल है, इसको लास्ट क्लास में अच्छे से डिस्कस कर लिया था कि वैद्युत वाहक बल क्या होता है। आज भी एक बार रिवीजन कर लेंगे। ये क्या है, टर्मिनल विभवांतर, और क्या है, आंतरिक प्रतिरोध। ये सारी चीज़ें मिलेंगी कहाँ पर आपको? मिलती है कहाँ पर? वैद्युत सेल के अंदर मिलती हैं। कहाँ पर? वैद्युत सेल के अंदर मिलती हैं। तो वैद्युत सेल क्या होता है, हम लोग लास्ट वीडियो में पढ़ लिया था। फिर से एक बार अगर देखें तो वैद्युत सेल क्या होता है कि एक होता है वैद्युत अपघट्य। वैद्युत अपघट्य कौन सा होता है? तो अम्लीय होता है, या फिर कौन सा होता है, क्षारीय होता है। तो हमने क्या इसको मान लिया कि अम्लीय विलयन है। इस अम्लीय विलयन में क्या कर देते हैं, एक दो छड़ डाल देते हैं। कौन सी धातु की? दो छड़ यहाँ पर डाल देते हैं। जब दो छड़ यहाँ पर डालते हैं तो क्या हो जाती है, एक कैथोड होती है और क्या होती है, एक एनोड होती है। और इसमें क्या बना देते हैं, एक बाह्य परिपथ बना देते हैं। ये क्या है, एक बाह्य परिपथ है, ठीक है। ये तुम्हारा क्या है कि वैद्युत अपघट्य है, या तो अम्लीय हो सकता है, फिर क्षारीय हो सकता है। तो इसको मानते क्या है कि अम्लीय विलयन है। अम्लीय विलयन, ठीक ना। स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे चलो, आराम से सब समझ में आएगा। ये अम्लीय विलयन है। तो इसमें क्या हुआ है कि इसमें हमने दो छड़ डाली लोहे की। तो लोहे के भी कोई भी धातु हो, धातु की छड़ें हों, उनको डाल दिया है। उसके बाद क्या हो जाएगा कि इसमें जो आयन होते हैं, आयन कह सकते हैं ना कि H तुम्हारा प्लस में होता है, Cl तुम्हारा माइनस में होता है। तो इसमें क्या है, बहुत सारे आयन होंगे, ठीक ना। उन आयनों को हम लोग आवेश भी कह सकते हैं बेटा, हमको कोई दिक्कत नहीं, आयन को आवेश कह सकते हैं। धारा प्रभावित करने के लिए हमको दो चीज़ों की आवश्यकता होती है, पहले क्या, आवेश हो या फिर आयन हो। तो इसमें क्या हमको आयन मिल रहे हैं। जो एक क्या होती है, यहाँ पर कैथोड होगी तुम्हारी छड़, कौन सी होगी, कैथोड होगी। कैथोड किस प्रकार की होती है? कैथोड आपकी होती है ऋणावेशित। और ये क्या होगी आपकी, एनोड होगी। क्या होगी, एनोड होगी। ये कैसे होती है, धनावेशित होती है। तो इसमें यहाँ पर दो प्रकार के तुमको आवेश मिल जाएंगे, एक प्लस वाला मिल जाएगा और एक कौन सा मिल जाएगा, माइनस वाला। और यहाँ पर जो आपको प्लस और माइनस वाले जो दो मिलेंगे, तो जो प्लस वाला रहेगा ये कैथोड की तरफ जाएगा, क्योंकि माइनस और प्लस एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ठीक है ना। तो प्लस वाला क्या होगा, इस तरफ जाना शुरू कर देगा। तो क्या होगा, ये जो आवेश है, मतलब ये जो धनावेश है, क्या होगा, चलना इसमें शुरू कर देगा। और लगातार ये इधर से उधर, इधर से उधर लगातार ये चलता रहेगा। इसमें भी जितने भी धनावेश रहेंगे सब क्या करेंगे, इस कैथोड की तरफ जाएंगे और जाते जाते सब इधर एक चक्कर लगाते रहेंगे, सब चक्कर लगाते रहेंगे, ठीक है ना। इतनी सी बात थी। जब ये आवेश इस परिपथ में जब चक्कर लगाएंगे तब यहाँ क्या बन जाएगी, धारा बन जाएगी। क्यों? क्योंकि धारा क्या होती है, आवेश के प्रवाह को ही धारा कहते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएंगे, इसमें आवेश प्रवाहित होना शुरू हो जाएंगे। तो आवेश के प्रवाह को वैद्युत धारा कहते हैं। ये क्या आपका वैद्युत सेल है और ये क्या बाह्य परिपथ है। इतनी बात क्लियर? तो देखो, तो आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। हमको धारा मिल गई है। उसके बाद एक कॉन्सेप्ट आता है, कौन सा, वैद्युत वाहक बल। फिर से एक बार रिविजन कर रहे हैं, वैद्युत वाहक बल। इस वैद्युत वाहक बल को हम लोग ई से लिखते हैं। वैद्युत वाहक बल को ई से लिखते हैं। वैद्युत वाहक बल क्या होता है, तो वैद्युत वाहक बल क्या होता है, देखो, एक आवेश को एक चक्कर पूरा करने में जो सेल द्वारा ऊर्जा दी जाती है, उसी ऊर्जा को ही क्या कहा जाता है, वैद्युत वाहक बल कहा जाता है। मतलब क्या, एक आवेश हो, वो क्या करे, संपूर्ण परिपथ में यानी कि एक चक्कर पूरा करे। एक चक्कर पूरा करने में सेल द्वारा जो आवेश को ऊर्जा दी जाती है, उसी ऊर्जा को ही क्या बोलते हैं, सेल का वैद्युत वाहक बल बोलते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना। कहने का मतलब क्या है कि एक आवेश है, वो क्या करेगा, इस इलेक्ट्रोड को होते हुए, बाह्य परिपथ से होते हुए दूसरे इलेक्ट्रोड में जाएगा और फिर कहाँ पर आएगा, इस वैद्युत अपघट्य में आएगा, फिर उसी जगह पे आ जाएगा। मतलब एक चक्कर पूरा करेगा। तो एक चक्कर पूरा करने में जो सेल द्वारा ऊर्जा दी जाएगी उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वैद्युत वाहक बल बोलते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। उसके बाद आता है कि आपका टर्मिनल विभवांतर। टर्मिनल विभवांतर क्या होता है, देखो इसको मैंने परिभाषा लिख रखी है। क्या, देखो कोई दिक्कत नहीं है। जो आपका वैद्युत वाहक बल था ना, उसका थोड़ा छोटा ही है। क्या कि जो आपका वैद्युत वाहक बल जो था वो पूरा एक चक्कर लगाता था संपूर्ण परिपथ में, लेकिन जो आपका टर्मिनल विभवांतर होगा वो क्या होगा कि जो आवेश होगा एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक जाएगा। सिर्फ कहाँ तक, एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक जाएगा। एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक जाने में, किसको जाने में, आवेश को जाने में सेल द्वारा जो ऊर्जा दी जाएगी उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टर्मिनल विभवांतर बोलते हैं। बड़ा आसान है।
कि एक आवेश होगा वो एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल, मतलब एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड तक जाएगा, और जाने में जो सेल द्वारा ऊर्जा दी जाएगी इस आवेश को, उसी ऊर्जा को क्या बोलते हैं? आवेश बोलते हैं। या फिर कह सकते हैं बड़े आराम से क्या, कि एक आवेश को एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक ले जाने में सेल द्वारा जो कार्य किया जाता है, सेल द्वारा मतलब ऊर्जा दी जाए फिर कार्य किया जाए, बात सेम ही सेम है ना, कोई दिक्कत नहीं है। सेल द्वारा जो कार्य किया जाता है उसी कार्य को ही क्या कहा जाता है? आपका टर्मिनल विभवांतर कहा जाएगा। कोई बड़ी बात नहीं, परिभाषा आप लिख रखिए क्या, कि एक आवेश को सेल के एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक बाह्य परिपथ में, देखो ये क्या है आपका, ये आपका बाह्य परिपथ है, बाह्य परिपथ में एक क्या चीज़, एक बार प्रवाहित करने में सेल द्वारा दी गई ऊर्जा या फिर कहें क्या कार्य को टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। अगर कहा जाएगा इससे हम लोग किससे, V से प्रदर्शित करते हैं इसको, किसको, इस टर्मिनल विभवांतर को V से प्रदर्शित करते हैं। यदि क्या हो, आवेश आपका Q हो तथा कार्य कितना किया गया हो, W किया गया हो, तो आपका टर्मिनल विभवांतर कितना होगा, टर्मिनल विभवांतर होगा आपका W/Q होगा। कितना होगा, W/Q होगा। इसका मात्रा क्या होता है, जूल पर कूलाम होगा। इसको शॉर्ट में लिखना हो तो मात्रा क्या हो जाएगा, उल्ट हो जाएगा, ठीक है ना। अब हम लोग क्या देखते हैं इस आंतरिक प्रतिरोध के बारे में, कि आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है। और इस प्रतिरोध को तुम लोग जानते हैं, प्रतिरोध क्या होता है। प्रतिरोध होता है क्या है, कि धारा के मार्ग में जो अवरोध होता है उसे ही प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है। जैसे क्या हो, ये बाह्य परिपथ हो, इस बाह्य परिपथ में अगर कोई धारा के मार्ग में कोई रुकावट आएगी उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिरोध बोलते हैं। अब ये क्या कह रहा है कि आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है। अब देखो ये आंतरिक प्रतिरोध होगा कहाँ पर, सिर्फ और सिर्फ सेल में ही होगा, क्योंकि जो ये क्या है आपका वैद्युत अपघट्य है। वैद्युत अपघट्य में ये यहाँ पर क्या आवेश यहाँ से होता हुआ यहाँ तक भी जाएगा, तो मतलब इस आवेश के चलने में अगर इस वैद्युत अपघट्य में अगर कोई भी रुकावट आती है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, आंतरिक प्रतिरोध बोलते हैं। परिभाषा क्या होगी, सिंपल परिभाषा होगी क्या, कि सेल के अंदर वैद्युत अपघट्य में धारा के मार्ग में जो अवरोध होता है उसे ही आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। बड़े आराम से सिंपल से एक बार फिर से क्या, कि सेल के अंदर वैद्युत अपघट्य में धारा के मार्ग में जो अवरोध उत्पन्न होता है उसे ही सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। और इसको क्या लिखते हैं, इसको स्मॉल r से लिखते हैं। इसको किससे लिखते हैं, स्मॉल r से लिखते हैं। और अगर बच्चों देखा जाए कि जो आपका प्रतिरोध होता है उसका सिर्फ और सिर्फ साइन क्या होता है, r होता है। लेकिन अगर कहा जाए कि आंतरिक प्रतिरोध को अगर बनाया जाए, यानी कि इसका सिंबल क्या होता है, प्रतिरोध का सिंबल होता है सिर्फ और सिर्फ ऐसे ऐसे करके, ये होता है प्रतिरोध का सिंबल। अगर कहा जाए कि आंतरिक प्रतिरोध का सिंबल क्या होगा, तो आंतरिक प्रतिरोध का सिंबल होता है आपका ऐसे, देखो ऐसे कुछ होगा। इसको क्या करते हैं, इसको डॉटेड लाइन से बंद भी कर देते हैं। ये देखो, ये आपका एक क्या है, ये आपका सेल है, ये सेल का साइन है, ये क्या है, सेल का प्रतिरोध है। यानी कि ये जिसको अंदर बंद करते हैं मतलब क्या है कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध बन चुका है। अब ये क्या होता है, आपका प्रतिरोध का सिंबल होता है, और ये क्या होता है, आंतरिक प्रतिरोध का सिंबल होता है। अगर ये चीज़ आपको कहीं देखे तो मतलब समझ जाना ये क्या है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध है, ठीक है ना। अब देखो, हमको लगता है, उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी कि वैद्युत बल क्या होता है, टर्मिनल विभवांतर यानी कि V क्या होता है, तथा आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है। सारी चीज़ें समझ में आ चुकी हैं। तो अब हम लोग डेरिवेशन को शुरू करेंगे, ठीक है। और देखो हमने यहाँ पर एक परिपथ बना लिया है। यहाँ पर क्या है आपका, एक आंतरिक प्रतिरोध भी है। आंतरिक प्रतिरोध यानी कि यहाँ पर सेल है और सेल का क्या आंतरिक प्रतिरोध है, ठीक है। और यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, विभव मापी लगा दिया है, और एक क्या लगा दिया है, एमीटर यानी कि धारा मापी लगा दिया है। इधर प्लस है, प्लस की साइड क्या होगी, धारा चलना शुरू कर देगी, ठीक है। अब देखो हमको क्या पता करना है, सेल के वैद्युत वाहक बल यानी कि E, टर्मिनल विभवांतर यानी कि V तथा आंतरिक प्रतिरोध यानी कि R में संबंध पता करना है। देखो एक यहाँ पर ये प्रतिरोध यानी कि बाह्य प्रतिरोध R लगा हुआ है, और एक आंतरिक प्रतिरोध ये स्मॉल r लगा हुआ है ना। तो अगर कहा जाए कि परिपथ में कुल प्रतिरोध कितना है, कुल प्रतिरोध कितना है आपका, कुल प्रतिरोध है आपका कैपिटल R प्लस स्मॉल r। क्यों, क्योंकि ये दोनों क्या हैं, एक प्रकार से श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। तो कैसे इनको प्रतिरोधों अगर श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं तो क्या लिखते हैं, R प्लस R ही लिखते हैं, ठीक है ना। उसके बाद अगर कहा जाए कि इस परिपथ में धारा कितनी प्रवाहित हो रही है, परिपथ में प्रवाहित धारा, परिपथ में प्रवाहित धारा
परिपथ में प्रवाहित धारा बचाओ, कितना होगा भाई? देखो धारा यानी कि आई है, धारा यानी कितना है? आई है। तो देखो आपको सभी को ओम का नियम पता होगा। ओम का नियम क्या होता है? ओम का नियम होता है V = I R होता है। अगर यहाँ से अगर I की वैल्यू अगर फाइंड करी जाए तो कितना होगा? इस I को यहाँ पर रोक लेंगे और R चला जाएगा इधर V के अपॉन में, तो V/R हो जाएगी। इक्वल टू क्या होता है? I होता है। तो I इक्वल टू कितना होता है? V/R होता है। V क्या है? वही होता है विभवांतर। V क्या होता है? विभवांतर। अगर यहाँ पर विभवांतर अगर देखा जाए तो यहाँ पर क्या होगा? वैद्युत वाहक बल होगा। विभवांतर मतलब क्या होता है कि एक आवेश एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहा होता है, ठीक है ना। और यहाँ पर इस वैद्युत वाहक बल की अगर परिभाषा देखी जाए तो कुछ ऐसी ही है कि एक आवेश एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ठीक है, फिर तो क्या हो जाएगा? V/R होता है। तो फिर यहाँ पर हम परिपथ में प्रवाहित धारा का एक फॉर्मूला बना सकते हैं क्या, कि वैद्युत वाहक बल कह सकते हैं क्या? सेल का वैद्युत वाहक बल, सेल का वैद्युत वाहक बल, सेल का वैद्युत वाहक बल तथा क्या हो जाएगा? अपॉन में क्या है? R है, कह सकते हैं क्या? कुल प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध, ठीक है। सेल का वैद्युत वाहक बल तथा कुल प्रतिरोध हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब देखो इस I को I ही लिखा रहने दो, इज इक्वल टू सेल का वैद्युत वाहक बल कितना है? सेल का वैद्युत वाहक बल है आपका E होता है। कितना होता है? E होता है, तो E लिखो अपॉन कुल प्रतिरोध कितना है? तो कुल प्रतिरोध कितना है? R+R है, यानी कि कैपिटल R प्लस स्मॉल r है, ठीक है। अब देखो तो ये जो R प्लस स्मॉल r है इसको उस पार अगर भेजेंगे तो क्या होगा? I से मल्टीप्लाई करेगा तो कितना हो जाएगा? I × R प्लस R, यानी कैपिटल R प्लस स्मॉल r इक्वल टू E हो जाएगा, ठीक है। अब अगर क्या करें, इसको अंदर मल्टीप्लाई करा दें तो कितना हो जाएगा? I R प्लस I स्मॉल r इक्वल टू E हो जाएगा ना बड़े आराम से। यानी कि E इक्वल टू आपका हो गया IR प्लस IR, I कैपिटल R प्लस I स्मॉल r, ठीक है। अब देखो ये क्या है? I और R है। तो अभी जस्ट हम लोगों ने फार्मूला देखा था कौन सा? इस टर्मिनल विभवांतर का। टर्मिनल विभवांतर का फार्मूला बना था क्या? देखो V इक्वल टू बना था W/Q बना था, W/Q बना था। अगर इसको थोड़ा और अच्छे से अगर लिखा जाए तो V इक्वल टू IR भी लिखा जा सकता है। कहाँ से? ओम के नियम से IR भी लिखा जा सकता था। किसको? इस टर्मिनल विभवांतर को। फार्मूला क्या बना था? W/Q बना था, W/Q बना था। उसके बाद इसको ओम के नियम से IR लिख सकते हैं। किसको? इस टर्मिनल विभवांतर V को लिख सकते हैं। अगर हमको IR अगर दिखे तो वहाँ पर हम V भी लिख सकते हैं बड़े आराम से। तो ये देखो यहाँ पर हमको IR बड़े आराम से दिख रहा है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख लेंगे? V लिख देंगे। V हो जाएगा प्लस I और R हो जाएगा इक्वल टू E, ठीक है। अब देखो जरा ये चीज़ देखो, जरा ये फार्मूला जो आपका बना है तो इसमें क्या क्या चीज़ दिख रही है आपको? आपको वैद्युत वाहक बल दिख रहा है, वैद्युत वाहक बल दिख रहा है, टर्मिनल विभवांतर भी दिख रहा है, बड़े आराम से दिख रहा है, आंतरिक प्रतिरोध R दिख रहा है आपको, बड़े आराम से दिख रहा है। तो यही आपका क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा संबंध आपका, यही संबंध है, कह सकते हैं क्या? यही संबंध है। अब अगर पूछे हम आपसे कि आपके लिए अगर इस आंतरिक प्रतिरोध का अगर फार्मूला पता करना है, किसका? इस आंतरिक प्रतिरोध का। देखो आपका पूरा डेरिवेशन कंप्लीट हो चुका है, छोटा सा डेरिवेशन था, बस इतना ही था इसमें, ठीक है। अब अगर एक्स्ट्रा अगर कुछ करना है इसमें तो क्या करो कि इस R का मान निकाल के देखो, यानी कि इस R का फार्मूला बनाओ कि R का फार्मूला क्या बनेगा। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, इस ये जो यहाँ पर V है उसको उस पार भेज देते हैं, तो E - V हो जाएगा। कितना हो जाएगा? E - V हो जाएगा। देखो पहले इस V को इसके पास भेज रहे हैं हम, तो यहाँ पर कौन बचेगा? सिर्फ IR बचा, तो IR इधर बचा ना, तो बराबर उधर कौन बचा? तो E - V बचेगा, E - V बचा, ठीक है। अब V को इस बार भेज दिया था ना, तो यहाँ से हमको R का अगर फॉर्मूला अगर पता करना है तो R को रोक देंगे, जो I है I को भी उस बार भेज देंगे, तो E - V अपॉन I हो जाएगा, I हो जाएगा ना। अगर हम लोग I का फार्मूला अगर रखते हैं कौन सा? ये वाला I का अगर फार्मूला रखते हैं कौन सा? V/R, चलो रख देते हैं। तो E - V अपॉन में ये यहाँ पर क्या था? I का मान क्या हो जाएगा? V/R हो जाएगा, तो V/R हो गया। V/ अगर R हो चुका है तो ये अपॉन के नीचे अगर अपॉन लगा है, अपॉन के नीचे क्या लगा? अपॉन लगा है ना, तो जो हर में होता है वो चला जाता है सबसे ऊपर,
तो यहाँ पर आर था ना यहाँ पर, तो आर इक्वल टू हो जाएगा आपका ई माइनस वी पहले से था, ई माइनस वी पहले से ही था, लेकिन यहाँ पर अपॉन के नीचे जो एक और अपॉन लगा हुआ था तो उसके नीचे जो आर था वो चला जाएगा सबसे ऊपर। जब सबसे ऊपर जाएगा तो भाई मल्टीप्लाई तो करेगा, तो मल्टीप्लाई कर दिया। नीचे कौन बचा? वी बचा। नीचे कौन बचा? वी बचा है। ठीक है ना, इतना हो गया। इसको अगर और सॉल्व करना है छोटा सा, तो क्या करूँ, इस वी को एक बार ई के अपॉन में कर दूँ तो ई अपॉन वी हो जाएगा, माइनस इस v को अब इस v के अपॉन कर दो। अगर v के अपॉन में अगर v हो गया तो कट के कितना बचेगा? 1 बचेगा। तो कितना बचेगा यहाँ पर? 1 बचेगा। तो e अपॉन वी माइनस 1 इंटू आर, ये किसका फार्मूला आ जाता है आपका? ये आ जाता है आपका आंतरिक प्रतिरोध का फार्मूला बन जाता है। ठीक है ना, कोई बड़ी बात नहीं थी। हमको अगर पता करना था क्या, सेल के वैद्युत वाहक बल, टर्मिनल विभवांतर तथा आंतरिक प्रतिरोध में हमको संबंध पता करना था। तो इस सब के बारे में हमको पता होना चाहिए, तो सबके बारे में पता कर लिया था। उसके बाद लिखना क्या है कि परिपथ में कुल प्रतिरोध। भाई ये डायग्राम पहले बना लेना, ठीक है। डायग्राम बनाओगे तो उसके बाद क्या लिखोगे? सबसे पहले परिपथ में कुल प्रतिरोध कितना है? आर प्लस स्मॉल आर है। उसके बाद क्या है? परिपथ में प्रवाहित धारा कितनी है? तो सेल का इस फार्मूला बन जाएगा आपका सेल का वैद्युत वाहक बल अपॉन में कुल प्रतिरोध। तो सेल का वैद्युत वाहक बल कितना था? ए था, और कुल प्रतिरोध कितना है? आर प्लस आर है, यानी कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर है। फार्मूला रख दो, बाकी थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लो, आपको बस छोटा सा ही डिवीजन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये डिवीजन पूरी तरह समझ में आ चुका होगा। अगर इसमें कोई दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, उसका आंसर हम जरूर देंगे। उसके साथ ही आप सभी का धन्यवाद।